जवाब साहब, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है। तो पब्लिक भी आपसे कुछ ऐसी सवालात करना चाहती है। आर यू रेडी? जी। जवाद साहब सियासत ज़रूर करते रहे, मगर वो कहती है सयाम मैं तेरी यहाँ वाले जवाद अहमद को हमसे ना छीने, क्योंकि हम आज भी आपके नए गानों का इंतज़ार करते हैं। वाह वाह वाह। नौजवानों को भी आजकल जो है ना वो चाहिए कोई ऐसी बात करना जिससे उनको फायदा हो। मेरे साथ आगे इसका नुकसान होगा इसमें। सर वो चाहते ना आपको फायदा हो गानों से। जी। मैं मशहूर आदमी हूँ, मैं वाकई ही मशहूर आदमी हूँ, दादियाँ भी मुझे जानती हैं। जवाद साहब ये वाकई आपके अल्फाज हैं? अगर तो ये आपके अल्फाज हैं तो मैं पक्का ही आपको वोट दूंगा। वाह ले जी, ये मुझे लगता है कोई पीटीआई का दोस्त है। सर ये झूठ बोल रहे थे तो शनाख्ती कार्ड ही नहीं बने। ये मेरे ख्याल में आपका एक बयान था, आपको दिखा भी देते हैं, मेरी नज़र से भी गुजरा था। ये क्या फरमाएंगे इस पे आप? मैं एक मिडिल क्लास का मशहूर आदमी हूँ, बहुत ज्यादा मशहूर आदमी हूँ, गांव देहातों तक मैं मशहूर हूँ। दादियाँ भी जानती हैं मुझे कि अगर आप भी वसी शाह साहब या शाहिद अफरीदी या वसीम अकरम या जहांगीर खान या कोई और ऐसा इंसान जो किसी भी वजह से लोगों में जाना जाता हो करोड़ों की तादाद में, अगर वो पार्टी बनाएगा तो वो ये कह सकता है कि मैं मशहूर आदमी हूँ और गांव देहातों में भी मेरा नाम है, इसलिए मैं सियासी पार्टी बना के एक थ्रेट के तौर पे समझा जा सकता हूँ। तो ये मैंने बात की थी, उन्होंने उसको इस तरह रंग दिया कि जिस तरह मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ। मैं तारीफ नहीं कर रहा था, एक फैक्ट बयान कर रहा था। और ये दादी वाली बात? वो तो ये जो लड़का है ये अपनी दादी से पूछ ले वो जानती है कि नहीं जानती। हाँ इधर आपके साथ बैठे हुए लोग इनसे पूछ लो। नहीं सर मेरी दादी तो फौत हो गई थी। चले वो तो अगर आप उनसे उससे पूछ लेते तो वो बता देती। आपको मजे की बात तो आपने बताऊं। कही थी ये बात ना? हाँ जी, आपको पता है कि जब वो ये जो जनरेशन थी दादी और नानी वाली, मेरे जो गाने थे ना और मेरी पर्सनैलिटी, मेहंदी की ये रात गाना जो है सर बहुत चला है, अभी तक चलता है। उनकी बच्चियों की शादियां हो गई, तो ये कोई ऐसी बात नहीं, मगर आपने ये इसी तरह से कहा। अरे नहीं नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको आपने भी ये चेक किया होगा, नोट किया होगा अपने जमाने में जब आपने वो किया था आहन आहन आहन, जो दादियाँ नानियाँ होती हैं ना वो हर बंदे को नहीं पसंद करती, हर लड़की को भी पसंद नहीं करती। वो देखती है कि ये आदमी को फैमिली वाला इसका इमेज है या नहीं है। बहुत अच्छे। तो मेरा जो इमेज था ना वो बिल्कुल ऐसा था जैसे फैमिली का बंदा होता है, क्योंकि ना मेरी गाने वाहियात होते थे, ना मैं कोई बदतमीजी करता था गानों के अंदर, बेहूदगी नहीं करता था, गलत लफ्ज़ नहीं लिखता था। तो वो मुझे पसंद करती थी। एक्चुअली मुझे जो बड़ी औरतें थी बड़ी उम्र की वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो ये मैं फैक्ट बयान कर रहा था। बड़ी बात। जी। जी जवाद भाई, तांगा पार्टी वाले भी इक़्तिदार में आते रहे हैं, आप अपने आप को कब तक वज़ीर आज़म देख रहे हैं? हमारी जो पार्टी है ना जी, उसमें मैंने पहली दफा जब इलेक्शन लड़ा था तो वही लड़ा था बस। मैंने लड़ा था इमरान खान के सामने, शहबाज शरीफ के सामने और बिलावल भुट्टो सरदारी के सामने। कितने वोट थे आपके? वोट मेरे मिला के मेरा ख्याल है 1000-1500 होंगे। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने जीतने के लिए नहीं लड़ा था। मैं जिनसे लड़ रहा था, अभी नई पार्टी बनाए हुए चंद महीने और आप इलेक्शन लड़ लें और आप लड़े भी इनसे, तो वो आप इसलिए नहीं लड़ते कि आपने जीतना होता है, इसलिए लड़ते हैं ताकि आप एक पॉइंट प्रूव कर सकें कि मैं इन सब जागीरदारों, सरमायादारों, माफियाज के नुमाइंदों के सामने लड़ रहा हूँ। मैंने भी आपसे कहा कि मेरे जो हमारे जो वर्कर हैं या हमारे जो मेंबर हैं वो लीडर हैं हमारे, वो बराबर हैं, वो किसी को कुछ नहीं समझते। वो ये जागीरदारों, सरमायादारों के सामने खड़े होंगे, खड़े होते हैं, अभी भी दिलेर लोग हैं और आम लोगों के घरों से हैं। तो अब वो लड़ेंगे सारे इलेक्शन, मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि इस मुल्क में एक वतीरा है कि एक आदमी जिसको सब कुछ मिल जाए ना जिंदगी में, वो फिर कहता है मुझे वज़ीर आज़म भी बनना है, अब मुझे कुछ और भी बनना है, और लाओ और लाओ। वो ऐसा मामला नहीं है। मेरा ख्याल है कि जिन लोगों के मसले हैं उनको लीडरशिप में आना चाहिए, और वही अगर लीडरशिप संभालेंगे पार्टी की भी पहले और फिर मुल्क की भी, तो मुल्क चेंज हो जाएगा। जी। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आप हमारे स्टार हो। बिजली मीटर वाले मामले में जो कुछ हुआ इसे देख के बहुत तकलीफ़ हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बस मैंने यही कहना आपसे। अच्छा, बिजली मीटर जो लेस्को वाला मामला है ना, उसमें जो मीटर मैंने उससे लिया है वो 10 दफा भी आएंगे तो मैं इसी तरह मीटर लूंगा उनसे, क्योंकि वो मीटर नहीं मुझे बचाया है। लेस्को ने मुझे लिख के दिया है कि ये आपकी साख को खराब करने के लिए किया गया है और ये आपका मामला नहीं था।
और उन्होंने मुझे उसमें से ये बड़ी उस्मान आपका ये कहना है लेस्को ने, इदारे ने आपको ये लिख के दिया है? लिख के सिर्फ नहीं दिया, उन्होंने ये कहा है कि आपको उल्टा किसी ने बदनाम करने की कोशिश की है। अब उन्होंने ये लिखा है, और मैंने ना तो नून लीग को कहा, ना मैंने किसी एजेंसी को कहा, ना मैंने पीपल्स पार्टी को कहा, जो कि हुकूमत में बैठे हुए हैं। मैंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, टेक्निकल बुनियादों में, टेक्निकल तक, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ, तकनीकी बुनियादों पे और साथ मैंने मॉरल बुनियादों पे। जब उनके सामने सारे फैक्ट्स रखे, उन्होंने कहा जी ठीक है, गलत हो गया, झूठी FIR थी, गलत FIR थी। तो अब इशू सिर्फ ये है, और उन्होंने मुझसे ये भी लिखवाया है कि आप हमारे खिलाफ लीगली नहीं जाएंगे, मतलब मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा। अब चूंकि हमारा अपना अदारा है लेस्को, मेरे मुल्क का अदारा है, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हालांकि मैं लेकिन इन पे आपकी साख को अगर इतना नुकसान पहुंचा तो आपको तो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी ना, क्योंकि देखें ना अल्टीमेटली कानून और अदालत ही की बात हतमी बात मानी जाती। मैं यही तो इतनी देर से आपसे कह रहा हूँ। तो जब उनके वैसे तो एक दूसरे के ऊपर कोई भी शख्स कुछ भी कहता है। जब उनकी कमेटी नहीं, उनकी कमेटी पहली अदालत है ना जी, वो इंक्वायरी कमेटी बिठाते हैं, जब उनकी कमेटी ने ही कह दिया, कन्फेस कर लिया, आप कन्फेस कर लिया, लिखा उन्होंने, और उन्होंने FIR वापस ली है, पुलिस से वापस ली है ना। मैंने आपसे कहा कि ये उन्होंने किसी के कहने पे नहीं ली, किसी ने उस पर प्रेशराइज नहीं किया, मैंने भी अपने असर और सुख से नहीं किया, जो किया है लड़के किया। मैं पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ ये बात आज, कि कोई भी मिडिल क्लास का आदमी, कोई गरीब आदमी जिसके बेचारे की चलती नहीं है, अगर आपका मीटर कोई उतार के लेके जा रहा है आपकी इजाजत के बगैर, आपने उसको मीटर नहीं लेके जाने देना, वो लेके जा ही नहीं सकता। ये कानूनी तौर पे गलत है। ये आप इसके खिलाफ केस कर सकते हैं कि मेरा मीटर मेरी इजाजत के बगैर लेके गए। हाँ, अगर वो आपके साथ उसको खोलते हैं, कोई थर्ड पार्टी बिठा के खोलते हैं, या आप मान जाते हैं और वो अपनी लैब में ले जाते हैं और वहां पे खोलते हैं, उसमें कोई मजाक नहीं। आपके कॉन्सेंट से को ले जा सकता है। आप ये कह रहे हैं कि कानून ये कहता है, चूंकि इस सारे सिलसिले में आप अभी यानी कि इन्वॉल्व रहे हैं किसी भी हवाले से, आपका ये कहना है कि कानून ये कहता है कि इदारे का कोई आदमी किसी भी सारिफ की कॉन्सेंट के बगैर मीटर उतार के नहीं ले जा सकता, ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये असल में यही बात होनी चाहिए ना, क्योंकि वो बात जब ले जाएगा तो आपके हाथ में है क्या, वो टेम्पर कर देगा। मगर ये कानून नहीं है, होना ये चाहिए अभी। नहीं, ये कानून है या नहीं है मुझे मालूम नहीं है, मेरा ख्याल है कानून होना भी चाहिए। बात समझ में भी होगा, ठीक है, लेकिन ये बात समझ में तो आती है ना। अगर ऐसा कानून नहीं है तो बनाए, मेरा अपना ख्याल है ऐसा कानून जरूर होगा, लेकिन होता ये है कि जो हमारे दायरे होते हैं ना, क्योंकि सारिफ की मर्जी के बगैर ले जाए, और आप सही कह रहे हैं, खोल के कुछ भी कर देते सर शजर का 3 लाख बिल है तो फिर भी ना मीटर लेके जाए। सर उन्होंने आसमानी बिजली भी मेरे पे आती। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं जवाद अहमद साहब, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और जवाद, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। मेरे ख्याल से आज रहने ही दें, जितना कैथारसिस हो गया है ना। कैथारसिस बिल्कुल भी नहीं था। एनी रिग्रेट इन लाइफ? शाह साहब, मैंने अपने वालिदैन के साथ पिछले 25 साल के करियर में अब इतना टाइम नहीं स्पेंड कर सका जितना मुझे करना चाहिए था, ये रिग्रेट है मेरे ख्याल में मेरा। और उसकी वजह? ट्रैवल बहुत करता था, शोज, कॉन्सर्ट्स। उसके अलावा भी बड़ी अजीब बात है, अगर मैं पाकिस्तान में भी होता था ना, या मैं लाहौर में भी इवन होता था, तो शोज वगैरह इतने ज़्यादा होते थे, तो रात को लेट आते थे, सुबह सोए होते थे, तो वालिदैन के साथ उस वक्त भी इंटरेक्शन कम होता था, लेकिन मैं करता था। मुझे प्यार बहुत था, उनको भी मेरे से बहुत प्यार था, लेकिन ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि आखिर में कहते हैं ना, ऑल दैट यू आर लेफ्ट विद इज मेमोरीज। यस, तो वो फिर कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा होती है, ज़्यादा अच्छा लगता है। इस बात का आपको एहसास कब होना शुरू हुआ? अपने मदर की डेथ के बाद हुआ, और उसके बाद अपने फादर की डेथ के बाद और भी ज़्यादा हुआ, लेकिन फादर के साथ मैंने बहुत टाइम गुजारा फिर, लेकिन फिर भी इतना नहीं गुजारा। देखिए, मैं ट्रैवल कर रहा होता था ना शाह साहब, मैंने ज़िंदगी में जितना पैसा बनाया ना, सिर्फ ये सोच के बनाया है कि मैंने सियासत करनी है, इतना पैसा कमा लूँ कि उसके बाद मुझे पैसा कमाने की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरे सारे दोस्त जानते हैं जितने भी ये फील्ड के अंदर हैं कि ना मुझे कोई लालच होता था, लोगों के काम करता था मैं, किसी के लिए मुफ्त शो कर दिया, वो मसला ही नहीं था। प्रमोटर्स आपको बताएंगे कि मैं उनसे पैसे नहीं लेता था, शो कर लेता था, वो बाद में मुझे पैसे दे रहे होते थे। तो
मुझे इशू सिर्फ एक था कि मेरा घर चलता रहे जब मैं सियासत करूंगा, क्योंकि मेरी सियासत इतनी सख्त थी, इतनी सख्त सियासत मैंने करनी थी कि मेरे पास पैसे नहीं होने थे फिर। तो ये 2018 से पहले आपके जहन में था ये सब? जी जी जी, मैंने पार्टी बनाई उस वक्त जब मैं खुद कफील हो गया। और अब मैं कोई पैसे, अब मैं ना शोज करता हूँ ना पैसे कमाता हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता, मैं जाता ही नहीं, मैं स्टेज पे चढ़ने का भी दिल नहीं करता। क्यों? इसलिए कि हमारी जो कौम है ना, ये म्यूजिक को नहीं समझती। ये वो लोग हैं जो मौसीकी को हराम समझते हैं। इनका कंसेंसस है इसके ऊपर। अगर आप कभी देखेंगे ना, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, मुझे बड़ी हैरानी होती है कई दफ़ा कि हमारे जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं ना, बड़े बड़े सिंगर्स हैं, बड़े बड़े डांसर्स हैं या मॉडल्स हैं, इस तरह के लोग, फिर इवन जो शोबिस के अंदर और भी अब आ गए हैं फील्ड, जैसे एंकर हैं, न्यूज़ एंकर्स हैं, जो भी किसी हवाले से नुमायां लोग हैं, ये सारे के सारे एक बात नहीं समझते कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी पार्टी मज़हब इस्तेमाल करती है ना, मज़हब, और उसको ब्लेटेंटली करती है अपने फ़ायदे के लिए, खुदा के साथ खड़े होकर बताती है कि मैं तो खुदा का बंदा हूँ, बाकी जैसे सारे शैतान के बंदे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब आप मजहबियत को हवा दे रहे हैं, मज़हब को नहीं, मजहबियत को। उससे क्या होता है, पहले आपका जो मुल्क है ये इस्लाम के नाम पे बना था, ये काफ़ी है यार, हम सारे मुसलमान हैं ना ज़्यादातर, और ये काफ़ी है। आपको शिया है, कोई सुन्नी है, बरेलवी है, देवबंदी है, इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनका अपना है, आपका अपना है। लेकिन जब आप ये काम शुरू करते हैं ना, ये वाला काम मजहबियत सियासत में, तो वो हर जगह रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है, और वो आर्ट में सबसे ज़्यादा होती है। लोग आर्ट को बुरा समझना शुरू हो जाते हैं। आजकल मैंने देखा है कि मॉडल्स और सिंगर्स और एक्टर्स के नीचे जो गालियाँ निकाल रहे होते हैं ना लोग, और जो कह रहे होते हैं कि ये तो तू तो है ही, ये तू तो वो है, वो जो ने लफ्ज़ नहीं है सारे काफ वाले और दाल वाले और बे वाले, और मतलब इस तरह के जो लफ्ज़ जितने भी हैं, आप समझते हैं पहले नहीं था ऐसा सोसाइटी में? सोसाइटी में बहुत कम था, ये कम था, ये ज़्यादा बढ़ गया। 90s में जब आप लोग परफॉर्म कर रहे थे इतना नहीं था। 90s में तो बहुत बेहतर हो गया था, क्योंकि सॉरी 2000 के बाद, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ जो थे ना, वो बताते खुद एक प्रोग्रेसिव और लिबरल आदमी थे। उन्होंने चैनल्स भी खोल दिए, आर्ट को भी प्रमोट किया, बसंत करवा रहे हैं। उससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर ना ये वाला मजहबियत का मतलब ये होता है कि अपने मजहब के ऊपर इतना सख्त हो जाना कि किसी को जीने ना देना उसके बाद, तो वो कम हो गया। ये स्टार्ट हुआ ज़िया-उल-हक के बाद। अगर आप ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर देखें ना, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो बेहतरीन दौर था। उस वक्त आपके पास टीवी पे भी जो कुछ था वो अच्छा था, लेकिन जो फिल्म के अंदर था वो कमाल था। फिल्म को बाकायदा फ़रोग मिला उस ज़माने में। और सबसे गमगीन लम्हा जवाद अहमद साहब की ज़िंदगी? यार वो मेरी मदर की डेथ हुई थी, और जो मेरे फादर की अभी जो रिसेंटली हुई है,